फ्रांस की क्रांति में कन्वेंशन के शासन जो उसका अध्ययन करेंगे कि कन्वेंशन अर्थात सम्मेलन जो उसकी तीसरी क्रांतिकारी सभा, जिसमें 20 सितंबर 1792 से 26 अक्टूबर 1795 तक शासन चलाया और उसने अपने शासनकाल में देश में एक गणराज्य स्थापित किया और एक स्थायी रूप से सरकार का संगठन किया और देश को छिन्न भिन्न होने से अर्थात छोटे छोटे टुकड़े होने से बचाया और देश की स्वतंत्रता की भी रक्षा की थी और ये कन्वेंशन के शासन के तहत किया गया था। परंतु उसके शासनकाल में अत्याचार और निर्दयता का एक अमानवीय दौर जो चल पड़ा, जिसने गणतंत्र की सफलताएं जो थी उनके ऊपर एक काला धब्बा या दाग जो है लगा दिया। अर्थात तीसरे कन्वेंशन जो है शासन जो उसके अंतर्गत काफ़ी कुछ किया गया था। गणराज्य की स्थापना की थी, एक स्थायी सरकार का संगठन किया गया और देश को छिन्न भिन्न होने से बचाया गया और स्वतंत्रता की भी रक्षा की गई। लेकिन इस शासनकाल में अत्याचार और निर्दयता बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जिसने गणतंत्र की सफलताओं को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। सबसे पहली बात आती है गणराज्य की घोषणा कन्वेंशन के शासन में किस प्रकार से की गई। 21 सितंबर 1792 को बिना किसी धूमधाम के कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पास करके फ्रांस के राजतंत्र की समाप्ति और गणतंत्र की स्थापना की घोषणा कर दी। अर्थात किसी प्रकार का कोई बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम नहीं हुआ और एक घोषणा पत्र जो उसी के माध्यम से फ्रांस में राजतंत्र की समाप्ति कर दी गई और गणराज्य की स्थापना की घोषणा कर दी गई और तुरंत ही संविधान बनाने के लिए एक समिति का भी गठन कर दिया गया। परंतु जिरोंदस्ती और जैकोबिन दलों के आपसी संघर्ष के कारण लंबे समय तक समिति अपना कार्य शुरू नहीं कर पाई और देश की भावी सरकार में पेरिस का क्या स्थान होगा, इसी प्रश्न पर मतभेद उठ खड़ा हुआ था कि जिरोंदस्ती फ्रांस के 83 जिलों के प्रतिनिधि थे, अतः वे पेरिस को उसी अनुपात में हिस्सा देना चाहते थे, जबकि जैकोबिन जिनकी शक्ति का मूल स्रोत पेरिस ही था, भावी व्यवस्था में पेरिस का वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके अलावा एक व्यक्तिगत कारण भी था कि जिरोंदस्तियों को जैकोबिन के 3 प्रमुख नेताओं जैसे रोबस्पियर, मारा और दांतो से बहुत ज़्यादा घृणा थी और जैकोबिन नेताओं को जिरोंदस्तियों से घृणा थी और झगड़े का मूल कारण लुई 16वें के भावी भविष्य को लेकर शुरू हुआ और दोनों दलों के प्राणघातक संघर्ष में बदल गए। अर्थात गणराज्य की घोषणा कर दी गई, लेकिन गणराज्य की घोषणा तो हो गई, लेकिन ये जो समिति जो थी, संविधान समिति जो थी, वो लंबे समय तक अपना कार्य नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि जैकोबिन और जिरोंदस्त इन दोनों में आपस में बनती नहीं थी और इसलिए इन दोनों के मध्य झगड़ा चल रहा था। इसीलिए संविधान समिति जो थी वो कार्य नहीं कर पाई और इन दोनों के बीच में राजा जो था वो झगड़े का कारण बन गया था, अर्थात भावी भविष्य को लेकर बन गया था। फिर बाद में राजा का वध कर दिया कि जैकोबिन दल लुई 16वें को क्रांति का सबसे बड़ा शत्रु मानता था और उसने मांग की कि राजा को तुरंत बिना अभियोग चलाए मृत्युदंड दे दिया जाए। जैकोबिन दल ने क्या मांग की कि राजा जो उसको मृत्युदंड दे दिया जाए क्योंकि वो क्रांति का शत्रु है, किंतु अन्य लोगों ने इसका विरोध किया और अंत में उस पर मुकदमा चलाया गया और कन्वेंशन ने राजा के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राजा को मृत्युदंड दिया जाए या नहीं, इस पर मतदान हुआ। कुल 721 सदस्यों में से ने मतदान में भाग लिया और 387 ने मृत्युदंड के पक्ष में और 334 ने विरोध में मतदान किया और 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सूली पर चढ़ा दिया गया और राजा के वध के बहुत बुरे परिणाम निकले कि क्रांति की क्रूरता ने इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड और जर्मन के राज्यों तथा इटली को फ्रांस का शत्रु बना दिया। यानी कि राजा की जो हत्या की गई थी, राजा को जो जिस प्रकार से सूली पे चढ़ाया गया था, जिसकी वजह से क्रांति में क्रूरता आ गई और इससे इंग्लैंड, रूस, स्पेन, हॉलैंड और जर्मनी के राज्य जो थे वो इटली ये फ्रांस के शत्रु बन गए और ये सभी देश फ्रांस के विरुद्ध चल रहे युद्ध में ऑस्ट्रिया और प्रशिया के साथ हो गए। इस प्रकार से क्रांतिकारी फ्रांस के विरुद्ध प्रथम यूरोपीय गुट अस्तित्व में आ गया और फ्रांस में भी गृह युद्ध की ज्वाला उठने लगी और बाद के 1 लाख किसानों ने गणतंत्र के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहरा दिया। इस प्रकार से राजा जो उसका वध कर दिया गया और राजा के वध जो उसके बहुत ही घातक परिणाम निकले थे। नेक्स्ट बात है जिरोंदस्ती दल का सफाया कि जिरोंदस्ती दल सितंबर हत्याकांड के लिए उत्तरदायी लोगों को सजा दिलवाना चाहता था और सितंबर हत्याकांड के लिए जैकोबिन नेता मारा को उत्तरदायी ठहरा गया और जिरोंदस्ती ने कन्वेंशन में प्रस्ताव पास करके मारा को क्रांति अधिकरण
के सामने भिजवा दिया, परंतु अधिकरण ने मारा को मुक्त कर दिया और अब पेरिस की कम्यून ने जिरोदस्तियों के विरुद्ध कार्रवाई की और उसकी विशाल भीड़ ने कन्वेंशन भवन को घेर लिया और कन्वेंशन भवन से मांग की कि जिरोदस्ती नेताओं को निकाल दिया जाए और असहाय और विवश कन्वेंशन को 30 जिरोदस्ती नेताओं की गिरफ्तारी का प्रस्ताव पास करना पड़ा। परिणाम यह निकला कि फ्रांस के जिलों के लोगों ने सरकार के विरुद्ध हथियार उठा लिया और इस प्रकार गृह युद्ध का कार्यक्षेत्र बहुत ही व्यापक हो गया। नेक्स्ट बताते कि 1793 का संविधान कि गृह युद्ध से कन्वेंशन परेशानी में पड़ गया और उस पर परेशानी की कम्यून का प्रभाव कायम हो चुका था, परंतु फ्रांस के प्रांतों को यह दिखलाने के लिए कि उस पर कम्यून का कोई प्रभाव नहीं, उसने जल्द ही एक नया संविधान बना डाला जो 1793 के संविधान के नाम से जाना गया और नए संविधान में प्रांतों के अधिकारों तथा जनता के अधिकारों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गई, जिससे भविष्य में पेरिस के लिए एक अपना वर्चस्व कायम करना असंभव हो गया और नए संविधान में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था की गई तथा शासन के विकेंद्रीकरण को और भी अधिक बढ़ा दिया गया और व्यवस्थापिका की अवधि केवल 1 वर्ष रखी गई और व्यवस्थापिका द्वारा पारित प्रत्येक कानून को जनमत के सामने रखने और जनमत की स्वीकृति के बाद लागू करने का प्रावधान रखा गया और इस संविधान से प्रांतों का अविश्वास दूर हो गया और फ्रांस में भयंकर गृह युद्ध जो है शुरू होने से बच गया। नेक्स्ट बताए अस्थायी सरकार की स्थापना कि देश को विपत्तियों से मुक्त कराने के लिए कन्वेंशन की देखरेख में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई, जो कि इतनी निरंकुश और अत्याचारी सिद्ध हुई कि बोरबो राजाओं की सरकार भी उसके सामने कुछ नहीं थी। और अस्थायी सरकार में 2 महत्वपूर्ण समितियां थी, एक जनरक्षा समिति और दूसरी सामान्य सुरक्षा समिति। जनरक्षा समिति को प्रारंभ में केवल वैदेशिक मामलों और सेना का प्रबंध सौंपा गया था, परंतु धीरे धीरे वे शासन का सर्वोच्च शक्तिशाली अंग बन गई और इतने अधिक अत्याचार किए ही बिना जिनकी की गिनती करना असंभव है, परंतु उसने फ्रांस की सेनाओं का पुनर्गठन किया और फ्रांसीसी सेनाओं शत्रुओं को रोकने में कामयाब रही और जनरक्षा समिति और सामान्य सुरक्षा समिति ने मिलकर फ्रांस के नगरों लियोन्स तथा बांदे के विद्रोह का क्रूरता के साथ दमन किया और पेरिस के 2 सार्वजनिक चौकों में गिलोटिन खड़े किए गए। वहां प्रतिदिन अनेक लोगों का वध किया जाता रहा और 31 अक्टूबर 1793 को 21 जिरोदस्ती नेताओं को गिलोटिन अर्थात सूली पर चढ़ाया गया और मदाम रोला भी उसमें से एक थी और इससे कुछ दिन पहले 16 अक्टूबर को रानी को भी सूली पर चढ़ाया गया। तो इस प्रकार से राजा और रानी जो उसका वध कर दिया गया और जितने भी जिरोदस्ती जो थे उनको भी सफाया कर दिया गया। तो इस प्रकार से जितने भी क्रांति के विरोधी थे उन लोगों को एक प्रकार से खत्म कर दिया गया।